सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। और आज का जो क्वेश्चन है अगेन बेसिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ही है, एक सिंपल से कंसेप्ट पर है। चलिए पढ़ते हैं इसको। तो क्वेश्चन है कंसिडर माइनस क्यू चार्ज ऑफ मास एम। तो माइनस क्यू चार्ज है और मास आपका एम है। कंस्ट्रेंट टू मूव, कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्टेड है टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ ए रिंग। तो एक रिंग है, उसके एक्सिस ये होगा रिंग का, उसके अलोंग मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रेंट है, यहीं पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, रिंग हैविंग रेडियस आर, रिंग का जो रेडियस है वो आर है, एंड टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जो रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज क्यू है, एंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली। अगर आप लेमडा निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्यू अपॉन 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो बात है द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ माइनस क्यू। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ माइनस क्यू, देखो ऐसा कभी भी जो भी क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या करना होता है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन निकालना हो किसी पार्टिकल के लिए, तो आप उसके लिए है ना फोर्स लिखिए कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है। उस फोर्स को आप लिखिए -kx, मतलब आप उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर उसमें हो उस पार्टिकल में और उस पर फोर्स ये लग रहा हो, तो ये जो फोर्स है ये ऑसिलेटरी मोशन को डिनोट करता है। अगर आपका जो फोर्स है वो इस वे में आ रहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट जिधर कर रहे हैं उससे एंटी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, माइनस साइन है उससे एंटी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे कुछ है जैसे हुक्स लॉ में लगता है स्प्रिंग के केस में। अगर आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स वेक्टर है तो फोर्स कितना हो जाता है आपका F = -kx। ठीक है, इस वे में। तो अगर इस टाइप से फोर्स अगर आप लिख पाते हो उस पार्टिकल पर, तो फिर आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी √k/m, जहाँ पर k क्या चीज़ है, ये चीज़ है। ठीक है, और फिर टाइम पीरियड पूछा हो या फ्रीक्वेंसी पूछा हो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा अगेन टाइम पीरियड का 1/t। ठीक है, तो अभी राइट नाउ हमें क्या करना है, अभी हमें इस पार्टिकल पर फोर्स लिखना है। ठीक है, और फोर्स क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स होगा -q × E, जो उसका चार्ज है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या फील हो रहा है, देखिए एक रिंग के एक्सिस पे है, तो एक एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट P हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो -q, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर मैं इस बोलो कि ये जो चार्ज है ये आपका z डिस्टेंस अबो है, z डिस्टेंस अबो है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिए उसको, -q डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर q चार्ज दिया हुआ है ना रिंग पे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो q z डिस्टेंस पे है डिवाइड बाई r² प्लस z² का पावर 3/2, और यहाँ पर है अपना 4πε0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और z कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना था, अगर ये z डिस्टेंस पे है तो आपका z कैप आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और अब आप देखिए कि ये चीज़ लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, सम कांस्टेंट और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उस फॉर्मेट में लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो। तो माइनस साइन तो ऑलरेडी हो गया, ये q² हो गया, और z कैप ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इसको मैं x भी बोल सकता हूँ या फिर जस्ट z कैप रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, q में शामिल नहीं है ये। और नीचे है 4πε0 r² प्लस z² का पावर 3/2। ठीक है, अब एक बात नोटिस करिए कि ये जो है ये k चीज़ है आपकी। अगर आपने इधर वाले डिस्कशन को समझा कि आपको सिर्फ फोर्स लिखना है F = -kx करके, सॉरी ये भी नहीं है डिस्प्लेस, मतलब k में नहीं है, ये z का इधर बाहर है। ठीक है, तो ये k चीज़ है। ठीक है, k है वो इंडिपेंडेंट ऑफ z होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे z आ रहा है, तो फिर अब क्या करेंगे आप, तो देखिए आप थोड़ा सोचिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन पूछा था, यानी कि z काफ़ी स्मॉल है, और अगर मैं इस रेडियस की बात करूँ तो इससे भी बहुत छोटा है। तो फिर आप z² टर्म को मतलब इग्नोर कर सकते हो, और फिर आप इस फोर्स को ही क्या लिख सकते हो, फोर्स को आप लिख सकते हो -q² / 4πε0 एंड r² प्लस z² का पावर 3/2 था, z² को आपने 0 ले लिया तो r³ हो गया ये एक्चुअल में। ठीक है, r³ एंड z कैप आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको अलग से लिख दिया हूँ मैं।
ठीक है। राइट नाउ ये आपका के है, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आप जो आपको फोर्स है उसको आप इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हो, जिधर डिस्प्लेसमेंट किया मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे, लेकिन आप समझ रहे हो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है एक्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट राइट नाउ क्या था, जेड जेड कैप, यानी कि एक्स वेक्टर यहाँ पर आपका जेड जेड कैप है। तो अगर लिख पा रहे हो तो फिर आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया 1/t, 1/t, टी का मतलब होता है 2π/ω, तो 2π/ω, ठीक है। और 1/2π हो जाएगा √k/m, के ये हो गया आपका Q²/4πε0, m भी है इसके अंदर, तो 4πε0 mr³, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो अब चेक करिए इनमें से कौन सा है। देखो Q तो बाहर आ जाएगा, 2π भी बाहर आना चाहिए, लेकिन इसने लिया नहीं है कहीं पे, तो इसमें अंदर ले रखा है क्योंकि पाई पहले से ही है, 2π को अंदर लेके जाएगा तो 4π² अंदर लेके जाएगा। तो थोड़ा सेट करिए, Q को तो बाहर ले लेते हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि π³ एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो हो सकते हैं, लेकिन 4 यहाँ पे तो यही होगा। क्या प्रॉब्लम है, 4 यहाँ पर है, यहाँ 16 है, तो 4 तो ऑलरेडी है ना, तो 2π को क्या बोलते हैं, 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे 2π को बाहर से अंदर लेके आओगे तो 4π², 4 4 16 एंड π³ हो गया ε0 mr³। चेक करिए, π³ mr³, सही है, तो ये सही है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगेन कंसेप्ट क्या था, एकदम सिंपल, नहीं समझ में आया तो बोलिए, आप कमेंट्स करिए, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट क्या है एक बार वापस समझा देता हूँ। जब भी कभी स्मॉल ऑसिलेशन की बात करें, आप फोर्स निकाल लीजिए, फोर्स से आप के, और फोर्स को इस वे में लिखिए -k डिस्प्लेसमेंट, एंड ये है, ये जस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, और x है जो डिस्प्लेस मतलब स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रखी हो, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जो जिससे आपने डिस्प्लेस किया है, जो भी कोऑर्डिनेट लिया आपने यहाँ पे, जो भी आपने लेंथ ली है, जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया है, वो बिल्कुल स्मॉल है, तो जेड बहुत स्मॉल है, तो उस चीज़ को आप कंसिडर करेंगे और फिर आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा ही कोई और कंसेप्ट पे, मतलब ऐसे ही कंसेप्ट पे आपके मैग्नेटोस्टैटिक में भी क्वेश्चन बनते हैं, मैग्नेटोस्टेट में क्वेश्चन बनते हैं, आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वेश्चन बनते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स में क्वेश्चन बनते हैं, और ईडे में आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टेट में, ठीक है। तो बहुत सारी जगह ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको हमेशा कंसेप्ट क्या याद रखना है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स वाला, ठीक है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट पता है आपको, ये सब बातें पता है, तो आपका क्वेश्चन 1 ही मिनट में हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है एक रिंग के लिए आपको याद रहना चाहिए। क्या फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। रिंग के लिए फॉर्मूला होता है आपका 1/4πε0। रिंग से मतलब इस टाइप से रिंग है आपकी, इससे जेड डिस्टेंस है वो, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट P है, जेड डिस्टेंस है वो, रिंग पे चार्ज है लैम्डा या Q भी दिया हो सकता है, तो उसकी वजह से, तो अगर लैम्डा दिया है तो लैम्डा × 2πr, कांस्टेंट की बात की मैंने, ठीक है। और Q दिया हो तो लैम्डा × 2πr आपका Q ही हो जाता है, ठीक है, × जेड डिवाइड बाई r² + z² का पावर 3/2। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। और देखो नहीं अगर याद है तो आप इसको निकाल सकते हैं। निकालने के जो क्वेश्चन है वो जनरली आपको सिखाया जाता है जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया है, ठीक ठाक क्वेश्चन था, ज़्यादा मतलब हाई फाई नहीं था। हाँ, अगेन वाई के लिम से क्वेश्चन विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ठीक है। अब किस में आया हो ये मुझे नहीं पता, PhD एंट्रेंस में हुआ है होपफुली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।